हेलो माय क्यूट वाइट लिलीज। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेसब्री से इस चैप्टर का इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे पता है आप कर रहे थे, तो झूठ मत बोलना और कमेंट सेक्शन में बताने कि हाँ वेट कर रहे थे, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, अंदर से मोटिवेशन आए नेक्स्ट चैप्टर जल्दी पोस्ट करने के लिए। तो अगर आपको जल्दी पोस्ट चाहिए तो कमेंट्स में बताओ अपने इमोशंस, और ये भी बताओ कि हाँ आप नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर रहे हो, ताकि मैं जल्दी जल्दी अपडेट डालूँ। ओके, सो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शाम हो चुकी थी। तुष्विका अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुई। उसने देखा दरवाजे पर कायनात खड़ी थी। उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। कायनात अंदर आई और तुष्विका की तरफ आईने में देखकर मुस्कुराकर बोली, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं मैडम। उसकी बात सुनकर तुष्विका ने भी कुछ देर तक खुद को आईने में निहारा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, थैंक यू। आज कितने महीनों बाद वो ऐसे आईने के सामने बैठकर तैयार हुई थी, और वो भी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए तैयार हुई थी। वो चाहती थी कि आज के दिन वो खूबसूरत लगे। भले ही ये शादी करने का उसका मकसद कुछ और हो, पर शादी तो वो अपनी मर्जी से ही कर रही है। प्यार ना सही, इस रिश्ते की इज्जत तो कर ही सकती है वो। कायनात तुष्विका को गले में ज्वेलरी पहनाने लगी। तुष्विका ने उसे देखा और बोली, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी। कायनात ने उसे हाथों में चूड़ियां पहनाते हुए कहा। तुष्विका बोली, तुम्हारी एज तो बहुत कम है, फिर तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। कायनात के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट छा गई। वो बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ। जब मैं 15 साल की थी, उस ऑर्फनेज के केयरटेकर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब मैं वहाँ से भागी तो बॉस की कार से टकरा गई। फिर मेरी आँख हॉस्पिटल में खुली। उन्होंने कहा कि वो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और मुझे पढ़ाई पूरी करने में हेल्प करेंगे। लेकिन हाई स्कूल पूरी करने के बाद मुझे मेरे पाँव पर खड़ा होना था। उन्होंने मुझे बाहर कहीं काम नहीं करने दिया, क्योंकि मैं तब भी बहुत छोटी थी। धीरे धीरे मैंशन में काम करते करते उन्होंने मुझे यहाँ के स्टाफ का इंचार्ज बना दिया। अब मैं कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हूँ। ये सब अक्षर ने किया? तुष्विका ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी मदद तब की जब कोई नहीं था मेरी मदद करने वाला। शायद सड़क पर भटकती तो अब तक जिंदा भी नहीं होती मैं। कायनात ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हो। तुष्विका ने कहा। कायनात बोली, मैं पूजा का कुछ सामान गाड़ी में रखवाना भूल गई हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ मैडम। तुष्विका बोली और कायनात वहाँ से चली गई। कायनात की बात सुनकर तुष्विका को अच्छा महसूस हो रहा था। उसे इतना तो पता चल चुका था कि वो जिस इंसान से शादी करने जा रही है वो दिल का बुरा नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है जिसके अंदर इंसानियत अब भी जिंदा है। और यही सोचते हुए उसने अपनी नोज में नथ पहनी, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर गई। अभी भी वो अपने सोच में डूबी हुई थी कि दोबारा से उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुई। इस बार उसने दरवाजे पर अक्षर को खड़ा पाया। अक्षर ने भी तुष्विका के लहंगे से मैच होता पेस्टल पिंक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, और वो शेरवानी में काफी हैंडसम लग रहा था। अक्षर की नजरें तुष्विका पर पड़ी और बस थम सी गई। आज तुष्विका बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। वो उस लहंगे में बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसा उसने इमेजिन किया था। कुछ पलों के लिए वो अपनी नजरें तुष्विका से हटा ही नहीं पाया। फिर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ बोला, तुम अच्छी लग रही हो। तुम भी। तुष्विका ने वापस से अपनी नजरें आईने की तरफ करते हुए कहा। अक्षर अंदर आया और वो तुष्विका के पीछे खड़ा हो गया। उसने आईने में अपना और तुष्विका का अक्स देखा और बोला, शादी से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। तुष्विका ने अपना सिर हिलाया। अक्षर आईने में ही तुष्विका की आंखों में देखता हुआ बोला, हम ये शादी भले ही किसी भी रीजन से कर रहे हो, पर मैं नहीं चाहता। तुम फिक्र मत करो, मुझे शादी से और तुमसे कोई उम्मीदें नहीं है। तुष्विका ने बीच में ही कहा। उसकी बात सुनकर अक्षर थोड़ी देर के लिए खामोश रहा और बोला, मैं ये कह रहा था कि
मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी मुझ पर डाउट करो। मेरी ज़िंदगी में पहले कभी कोई औरत नहीं रही और इस शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में बस तुम होगी। मैं इस शादी की इज्जत करूँगा और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी के दिमाग में कभी भी ये बात आए कि मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा दूसरी भी कोई औरत है। हाँ? तश्विका कुछ पल के लिए शॉक्ड रह गई और उसके होठों से बस यही निकला। अक्षर ने उसे थोड़ी देर देखा और बोला, ये कहना था मुझे। तश्विका अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने कहा, ओह। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, मुझे भी कुछ कहना है। बोलो, सुन रहा हूँ, अक्षर ने कहा। तश्विका बोली, जब मैं यहाँ पहली बार आई थी सोचा नहीं था तुमसे शादी होगी एक दिन, पर जिंदगी के भी खेल अजीब है। मैं कोशिश करूंगी कि ये शादी निभा पाऊँ। पति पत्नी का रिश्ता ना सही पर उस रिश्ते की इज्जत कर पाऊँ। अक्षर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, फिर बोला, तुम तैयार हो तो चलें? हाँ, बस वो दुपट्टा फिक्स करना है। अगर तुम कायनात को भेज दो तो मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी, तश्विका ने कहा। अक्षर ने बेड पर रखे दुपट्टे को देखा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने वो दुपट्टा उठाया और खुद ही वो दुपट्टा तश्विका के माथे पर उड़ा दिया। तश्विका ने भी कुछ नहीं कहा, पर उसकी नजरें आईने में अक्षर के अक्स से हट ही नहीं पाई। एक दिव्यांश था जिससे वो इतना प्यार करती थी, फिर भी उसने उसे चीट किया। और एक तरफ अक्षर था जहाँ वो उसे बिना प्यार की शादी के लिए कह रही थी और वो मान गया। उसने ये तक कहा कि उसकी जिंदगी में दूसरी औरत नहीं आ सकती और वो इस बारे में कभी ना सोचे। आखिर किस तरह का इंसान है अक्षर, वो समझ नहीं पा रही थी। अक्षर ने दुपट्टा फिक्स करते हुए कहा, अब ठीक है? परफेक्ट है। तश्विका के होठों से बस निकल गया और इसका एहसास उसे बाद में हुआ। अक्षर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा, चले योर मैजेस्टी? तश्विका ने उसका हाथ देखा और एक बार अपनी नजरें उठाकर अक्षर की तरफ देखा। उसने बहुत हिम्मत करके अपना हाथ अक्षर के हाथों में दे दिया और अपना सिर हाँ में हिलाती हुई अपनी जगह से उठी। फिर उन दोनों ने एक बार फिर से खुद को आईने में देखा। कितने परफेक्ट लग रहे थे दोनों साथ। फिर अक्षर उसका हाथ थामे कमरे से निकल गया। थोड़ी ही देर में अक्षर और तश्विका कार के सामने थे। अक्षर ने कार का दरवाजा खोला और तश्विका को अंदर बैठने का इशारा किया। तश्विका भी बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। फिर अक्षर कार में बैठा और कार वहां से निकल गई। उसकी कार के पीछे लगभग 3 कार्स और निकली। इधर वो कार्स निकली और कारिक की कार वहां पहुंची। उसके साथ निहारिका भी थी। कारिक बाहर आया और सीधा मेन गेट से मैंशन के अंदर आने की कोशिश की, पर दरवाजे पर तैनात गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं आने दी। उन्होंने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब मैं अंदर नहीं जा सकता? मेरी बहन है अंदर, मुझे मिलना है उससे। कारिक गुस्से में बोला, मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। आप जो भी हैं, हम आपको ऐसे अलाउ नहीं कर सकते, गार्ड्स ने कहा। आप अपनी बहन को बाहर बुला सकते हैं। कारिक ने अपना फ़ोन निकाला और तश्विका का नंबर डायल किया। कई बार फ़ोन करने के बावजूद तश्विका ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। कारिक फ्रस्ट्रेट होकर बोला, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं, पर मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, गार्ड्स ने साफ मना कर दिया। निहारिका बोली, आप हमें अंदर नहीं जाने दे सकते, पर उन्हें तो बाहर बुला सकते हैं ना। आप प्लीज़ उन्हें बाहर बुला दीजिए। ठीक है, कौन है आपकी बहन? क्या नाम है उनका? वो यहाँ काम करती है क्या? गार्ड्स ने पूछा। कारिक गुस्से में बोला, जी नहीं, वो यहाँ काम नहीं करती। इस मैंशन का मालिक उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया है और मैं अपनी बहन को वापस ले जाने आया हूँ। कारिक प्लीज़ शांत हो जाओ, हमें पहले अश्वी दी से मिलना होगा। निहारिका ने कारिक को शांत करने की कोशिश करते हुए गार्ड से कहा, उनका नाम तश्विका जिंदल है, वो यहाँ पिछले 4 दिनों से हैं। क्या आप उन्हें बाहर बुला देंगे प्लीज़, या उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि हम उनसे मिलने आए हैं? तश्विका, गार्ड ने कुछ सोचते हुए कहा, आप मैडम की बात कर रहे हैं, वो जिन्हें बॉस अपने साथ लेकर आए हैं? जी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, हमें मिलना है उनसे, उन्हें बाहर बुलाइए प्लीज़, निहारिका ने कहा। गार्ड हल्की मुस्कुराहट लिए बोला, वो लोग तो यहाँ नहीं है, आज बॉस और मैडम की शादी है,
तो वो दोनों वहीं गए हैं। क्या? निहारिका ने अचानक से पूछा। कारिक गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसकी शादी की बात कर रहे हो? अक्षर सर और त्रिशिका मैडम की, गार्ड ने बताया। आज उनकी शादी है, आप लोग जा सकते हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कारिक के सब्र का बांध अब टूट रहा था। वो बोला, कहाँ गए हैं वो दोनों? मुझे नहीं पता, गार्ड ने कहा। प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। निहारिका ने कारिक की बाजू पकड़ी और उसे कार की तरफ ले जाती हुई बोली, कारिक चलो चलो यहाँ से। कारिक बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा नेहा। उस आदमी ने ज़रूर मेरी दी को फोर्स किया होगा। वो उससे शादी क्यों करेंगी? नेहा, मैं पागल हो जाऊंगा। कारिक प्लीज़ तुम पहले शांत हो जाओ, हम यही उनका इंतज़ार करते हैं, निहारिका ने कहा। कारिक बोला, इंतज़ार कैसे करें? वो आदमी मेरी बहन से शादी कर लेगा नेहा। हमें दी को ढूंढना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं दी को ढूंढ दूंगा। और इतना कहते हुए कारिक कार में बैठा, साथ ही निहारिका भी बैठी और कार वहाँ से निकल गई। इधर त्रिशिका और अक्षर की कार रुकी। त्रिशिका ने देखा कि राधा कृष्ण का एक बहुत पुराना मंदिर था, जो शहर से बहुत दूर था, जहाँ वो अपने कॉलेज के दिनों में आया करती थी। वो तो ये जगह लगभग भूल ही गई थी। पिछले 4 सालों में वो यहाँ कभी नहीं आई थी और आज यहाँ आकर उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट छा गई। अभी वो सोच ही रही थी कि कार का दरवाजा खुला। सामने अक्षर था। त्रिशिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सही तो कर रही है ना? क्या उसे ये शादी करनी चाहिए? लेकिन अब वो तय कर चुकी थी। ये शादी उसके लिए आखिरी रास्ता बचा था दिव्यांश तक पहुंचने का। और त्रिशिका कार से बाहर आई। उसने देखा मंदिर के अंदर जाने के लिए लगभग 25 से 30 सीढ़ियां थी और वो लहंगे में इन सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकती थी। अब वो क्या करे? अभी वो सोच ही रही थी कि किसी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। त्रिशिका ने देखा अक्षर था। अक्षर ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, तुम लहंगे में सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगी। त्रिशिका ने कुछ नहीं कहा। अचानक से उसके दिल की हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। इधर अक्षर के दिल में आज सुकून ही सुकून था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि त्रिशिका उसकी बाहों में थी, उसकी दुल्हन बनकर। उसने सीढ़ियां चढ़ते हुए मन ही मन कहा, कान्हा जी, आज विश्वास हो गया कि आप हो। इतने सालों की प्रार्थना का फल इतना प्यारा होगा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। थैंक यू मुझे मेरी त्रिशवी वापस करने के लिए। मैंने आज तक आपसे त्रिशवी की खुशियों के अलावा और कुछ नहीं मांगा और आपने मुझे वो वजहें दे दी जिससे मैं खुद त्रिशिका को खुश रख सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, वादा करता हूँ आपसे। अब तक दोनों ऊपर पहुंच चुके थे। अक्षर ने त्रिशिका को नीचे उतारा। त्रिशिका ने देखा वहाँ मंदिर में ही हवन कुंड और शादी का मंडप बना हुआ था। वहाँ मंदिर में बस 4 लोग मौजूद थे, भार्गव, संयम, श्रव्या और पंडित जी। संयम पंडित जी के साथ बिजी था। उन दोनों के वहां पहुंचते ही अक्षर ने श्रव्या की तरफ इशारा किया और श्रव्या त्रिशिका को वहां से ले जाती हुई बोली, आप मेरे साथ आइए मैम। त्रिशिका ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ मंडप की तरफ चली गई। उसके वहां से जाते ही भार्गव अक्षर के पास आया और बोला, तुम्हें मिस्टर एंड मिसेस अनंत को बुलाना चाहिए था। आज तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है अक्षर। जानता हूँ, पर मैं उन्हें सब कुछ इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और वैसे भी त्रिशवी की मेंटल हेल्थ अभी इतनी अच्छी नहीं है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उसे मिलाऊंगा सबसे, पर अभी नहीं, अक्षर ने कहा। भार्गव बोला, तुमने ये मंदिर क्यों चुनी शादी के लिए? हम कोई अच्छी जगह ये सब प्लान कर सकते थे। अक्षर ने राधा कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखा और बोला, इन्होंने मुझे मेरी त्रिशवी सालों बाद लौटाई है, तो मैं इनके सामने ही इन्हें साक्षी मानकर उसे अपना बनाना चाहता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ मैंने पहली बार उसे देखा था। अक्षर को वो दिन याद आ गया जब उसने त्रिशिका को पहली बार यहाँ देखा था। उस दिन उसने नीले रंग के टॉप के साथ जीन्स पहनी हुई थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके कंधे पर उसका कॉलेज बैग था। शायद उस दिन उसके कॉलेज का पहला दिन था। जैसा कि वो बुदबुदा रही थी कि वो बहुत नर्वस है। अक्षर उसमें कुछ पल के लिए खो सा गया था।
उसके बाद ही उसने पता लगवाया था कि त्रिश्विका किस कॉलेज में पढ़ती है, कहाँ रहती है, कितने दोस्त हैं उसके, कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, और फिर उसी कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था उसने। कितना पागलपन था उस वक्त अक्षर के अंदर त्रिश्विका को लेकर। खैर, वो पागलपन आज भी कहाँ कम हुआ है। वो आज उसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है ताकि उसे अपने करीब रख सके। शायद इश्क का दूसरा नाम पागलपन ही रख देना चाहिए। वर कन्या मंडप में आए। पंडित जी की आवाज गूंजी। भार्गव ने अक्षर के सिर पर लगे सहरे को ठीक किया और मुस्कुराकर बोला, जाओ, सालों की तपस्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। अक्षर मुस्कुराया और मंडप की तरफ बढ़ गया। त्रिश्विका भी मंडप में आई। पंडित जी ने रस्में शुरू की। इधर कार्हिक की कार पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। वो और निहारिका अंदर आए। कार्हिक बोला, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी बहन को ढूंढना है, प्लीज। पहले हमें पूरी बात बताइए, इंस्पेक्टर ने कहा। उन्हें कोई जबरदस्ती अपने साथ ले गया है और आज वो उनसे शादी कर रहा है। आपको उन्हें ढूंढना होगा और शादी रोकनी होगी इंस्पेक्टर, प्लीज। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कार्हिक परेशान होता हुआ बोला। आपकी बहन का नाम क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। त्रिश्विका जिंदल। इस बार निहारिका ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने दोबारा पूछा, उन्हें कौन अपने साथ ले गया है? अक्षर पुरुषोत्तम, रे कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट। कार्हिक बेचैनी से बोला। अक्षर का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर और वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अचानक से उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कार्हिक ने कहा, क्या हुआ इंस्पेक्टर? चलिए ना, बहुत देर हो जाएगी। देर हो चुकी है, इंस्पेक्टर ने कहा। सॉरी, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। क्या मतलब? आप हमारी हेल्प क्यों नहीं करेंगे इंस्पेक्टर? ये आपका काम है, निहारिका ने कहा। इंस्पेक्टर बोले, आप जिनका नाम ले रही हैं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। चाह कर भी उन्हें हम नहीं रोक सकते। ड्यूटी निभाने के लिए हम आपके साथ गए और उन्हें ढूंढ भी लिया तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ना ही उन्हें रोक पाएंगे, पर अपना बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। हमारी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती है। आई एम रियली सॉरी, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। आप लोग होश में हैं? वो आदमी जबरदस्ती मेरी बहन से शादी कर रहा है और आप कह रहे हैं आप हमारी मदद नहीं करेंगे? कार्हिक गुस्से में बोला। इंस्पेक्टर बेबसी से बोले, आपको खुश होना चाहिए कि वो आपकी बहन से शादी कर रहे हैं, वरना उन जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बस लड़कियों को यूज करके छोड़ देते हैं। क्या बदतमीजी है ये। कार्हिक का गुस्सा बस फटने वाला था। इंस्पेक्टर बोला, देखिए आप लोग जाइए यहाँ से, अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। कार्हिक को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस, जो जनता की सेवा करने के लिए होती है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। अगर आम इंसान इनके पास मदद मांगने नहीं आएगा तो आखिर कहाँ जाएगा? निहारिका बोली, चलो यहाँ से कार्हिक, यहाँ कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। कार्हिक पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। वो बेबसी से बोला, अब हम क्या करेंगे नेहा? कैसे ढूंढेंगे दी को? हमारे पास उनके लौटने का इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कार्हिक। निहारिका बोली, हम ये शादी चाह कर भी नहीं रोक सकते। इधर मंदिर में पंडित जी ने कहा, वर और कन्या फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अक्षर ने त्रिश्विका को उठने में मदद की और फिर उनके फेरे शुरू हो गए। उन्हें फेरे लेते देख श्रव्या संयम से बोली, संयम, हम ऐसे फेरे कब लेंगे? जब हमारी शादी होगी, संयम ने कहा। और कब होगी हमारी शादी? श्रव्या ने पूछा। संयम ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, पता नहीं, जब ये अक्षर पुरुषोत्तम तुम्हारी जान छोड़ेगा। खुद तो फेरे लेकर शादी कर ली, हमारी शादी के बीच में नाक बनकर कुंडली मारकर बैठा है। श्रव्या गुस्से में बोली। संयम ने उसे समझाते हुए कहा, क्या कर रही हो बेबी, सुन लेंगे वो, सुन ले, मैं सच कह रही हूँ। श्रव्या संयम को अपनी आंखें दिखाती हुई बोली। संयम बोला, अगर उन्होंने नौकरी से निकाल दिया तो हम खाएंगे क्या, ये भी तो सोचो। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। श्रव्या चिढ़ती हुई बोली, तुम फिलहाल शादी पर ध्यान दो। देखो बॉस पहली बार कितने शांत लग रहे हैं। संयम ने कहा, लगता है खुश हैं। श्रव्या ने उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट लिए बोली, हाँ क्यूट तो लग रहे हैं दोनों वैसे। काश मैम के उनकी जिंदगी में आने से वो थोड़े कम खड़ूस हो जाएं।
फिर जल्द ही फेरे पूरे हो गए। पंडित जी ने कहा, अब वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। त्रिश्विका के दिल की धड़कनें दोबारा तेज चलने लगी। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे, पर उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। अक्षर ने सिंदूर उठाया, पर उसकी नजरें त्रिश्विका के कांपते हाथों पर चली गईं। उसने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम श्योर हो ना? चाहो तो अभी देर नहीं हुई है। अक्षर की छुअन महसूस होते ही त्रिश्विका ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट वापस से नॉर्मल हो गई। ये उसके साथ क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। अक्षर की तरफ देखते ही उसे हिम्मत मिल रही थी। ऐसा लग रहा था अक्षर की मौजूदगी उसे मजबूत बना रही है। त्रिश्विका ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अक्षर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ त्रिश्विका की हेयर लाइन में सुर्ख लाल सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरते वक्त थोड़ा सा सिंदूर त्रिश्विका की नाक पर गिर गया, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर गई। ऐसा कहते हैं कि अगर सिंदूर दुल्हन के नाक पर गिरा तो उसका पति उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन अगर ये सिंदूर उसकी नाक पर ना भी गिरता तो अक्षर का प्यार त्रिश्विका के लिए कम नहीं था, बल्कि उसका प्यार तो ऐसा था जिसकी गहराई ये जनरेशन कभी समझ भी ना पाए। उसका प्यार नहीं, पूजा थी, जो शायद आज के जमाने में कोई किसी से ना कर पाए। पंडित जी ने कहा, अब मंगलसूत्र पहनाइए। अक्षर ने मंगलसूत्र उठाया और त्रिश्विका के गले में पहना दिया, और इतना करते ही पंडित जी ने शंख बजाया और बोले, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अक्षर ने त्रिश्विका की तरफ देखा, जिसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। शर्म की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या कर दिया। उसने शादी कर ली। अब अक्षर उसका हस्बैंड है। वहीं अक्षर को ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि अब त्रिश्विका उसकी है, उसकी पत्नी है। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.